Good morning, dear students. Welcome to my Holy classes. Myself Vinod Sonone. अपन डिस्कस करता हूँ लेसन नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा ये लेसन जो था इसका थियरी पार्ट कंप्लीट हो चुका था। पूर्ण लेसन आपण डिस्कस केलेला आहे। जर तुम्ही या लेसनचं थरो रीडिंग केलं असेल तर लेसन मध्ये काय काय कन्सेप्ट्स आहेत, कोणकोणते टॉपिक आहेत, ते कशा प्रकारचे आहेत याची तुम्हाला कल्पना असेलच। तो आज हम इसी लेसन का जो एक्सरसाइज है इसकी बात करेंगे। एक्सरसाइज मध्ये जे प्रश्न आहेत ते आपण आज डिस्कस करूया। तर माझी तुम्हाला विनंती असेल की प्रत्येकाने आपापलं जे टेक्स्ट बुक आहे ते समोर ठेवलं तर फार तुम्हाला कन्व्हिनियंट होईल। एक्सरसाइज डिस्कस करण्यामध्ये आपल्याला ते सोपं जाणार आहे। सो प्लीज ओपन युअर टेक्स्ट। द एक्सरसाइज इज गिवन ऑन पेज नंबर 16। ठीक आहे, सगळे जे प्रश्न आहेत एक्सरसाइज मध्ये ते आपण डिस्कस करणार आहोत जेणेकरून तुम्हाला त्यांचे उत्तर लिहिण्यामध्ये सोयीस्कर जाईल। आंसर्स लिखने में आपको आसान जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आपने पेज नंबर 60 पर देखा तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा टेल द ऑड वन आउट and give proper explanation. That is the question. Find the odd one out. चार वर्ड्स आपको दिए, इसमें से ऑड कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फक्त तुम्हाला आइडेंटिफाई करायचंच नाही तर त्याचं एक्सप्लेनेशन सुद्धा तुम्हाला द्यायचं आहे। तो शब्द जर ऑड आहे तर त्याच्या मागे काय कारण आहे, उसका रीजन आपको देना पड़ेगा कि व्हाई इट इज ऑड। ओके, द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, बैड कंडक्टर, रबर ग्लोव्स एंड जनरेटर। अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखा तो पहला क्वेश्चन सब क्वेश्चन ए, फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लोव्स एंड जनरेटर। इसमें से आपको ऑड वर्ड बताना है। तो इसका आंसर है जनरेटर। ऐसा एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका रीजन क्या हो सकता है, सोचो। फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लोव्स एंड जनरेटर। तर याचं एक्सप्लेनेशन असं आहे की जनरेटर हे जे डिव्हाइस आहे तेच फक्त एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सो जनरेटर इज एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिव्हाइस। बाकीचे जे आहेत फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लोव्स, ये तीनों एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इसका आंसर है एंड दैट्स एक्सप्लेनेशन है कि it produces electrical energy, others do not produce electrical energy. Is that clear? Okay. Second, पुनः सब क्वेश्चन ए, सब क्वेश्चन दिया है वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर। चारों में से ऑड है थर्मोमीटर। जैसे कारण सांगता येईल, कारण थर्मोमीटर हे असे डिव्हाइस आहे ज्याने आपण टेम्परेचर मेजर करतो आणि बाकीचे जे आहेत वोल्टमीटर, अमीटर, गॅल्व्हनोमीटर आपण थिअरी मध्ये डिस्कस केलेलं आहेच। वोल्टमीटर असेल, अमीटर असेल किंवा गॅल्व्हनोमीटर असेल, दे वर्क ऑन मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक आहे, त्याचा आन्सर आहे थर्मोमीटर। इट इज द ओनली डिव्हाइस विच मेजर टेम्परेचर, अदर्स डू नॉट मेजर टेम्परेचर। Let's move on to next. Sub question C. Loudspeaker, microphone, electric motor and magnet. इन चारों में से ऑड है मैग्नेट। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाउडस्पीकर असेल किंवा मायक्रोफोन असेल किंवा इलेक्ट्रिक मोटर असेल, हे काय करतात तर एनर्जीला एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतात। पण मॅग्नेट जो आहे हा अशा प्रकारचं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करत नाही। दैट्स व्हाई द आंसर इज मैग्नेट। इसका एक्सप्लेनेशन होगा मैग्नेट डू नॉट कन्वर्ट एनर्जी बट अदर्स कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
इसके तीनों सब क्वेश्चंस। आता दूसरा प्रश्न आहे, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ नीट डायग्राम एंड लेबल इट। याच्यामध्ये दोन आहेत, एक आहे इलेक्ट्रिक मोटर, तो इसका आपको डायग्राम निकालना है, लेवल डायग्राम निकालना है, त्याचं कंस्ट्रक्शन तुम्हाला डिस्क्राइब करायचं आहे आणि कशा प्रकारे ते वर्क करते ते सुद्धा तुम्हाला डिस्क्राइब करायचं आहे। तो इसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा किंवा व्हिडिओ लेक्चर मध्ये याचा डिटेल आंसर आपण डिस्कस केलेला आहे। दूसरा है याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक जनरेटर और ब्रैकेट में लिखा है एसी। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के दो प्रकार हैं, एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर आणि डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। तर या ठिकाणी तुम्हाला एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर याचं कंस्ट्रक्शन, वर्किंग आणि डायग्राम काढायची आहे। ये भी आंसर आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा या फिर हमने वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स। अब इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए, तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको टिक करना है या वो आपको लिखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स याचा आंसर आहे ऑप्शन सी, दैट इज जनरेशन ऑफ अ करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन द कॉइल अँड मॅग्नेट। कॉइल आणि मॅग्नेटच्या मध्ये जे रिलेटिव्ह मोशन होते याच्यामुळे कंडक्टर मध्ये इलेक्ट्रिक करंट किंवा त्या कॉइल मध्ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होतो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 आहे, एक्सप्लेन द डिफरेंस एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। दोन्ही जनरेटर, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, इन दोनों में आपको डिफरेंसेस बताना है। तो मिनिमम 3 या 4 डिफरेंसेस आपको लिखते आने चाहिए। अशा प्रकारे तुम्हाला कॉलम्स करायचे आहेत आणि त्या कॉलम मध्ये या दोघांचे डिफरेंसेस नोट करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस होगा इसका डेफिनेशन। पहिल्या डिफरेंस मध्ये तुम्हाला एसी जनरेटरचं डेफिनेशन आणि या साइडला डीसी जनरेटरचं डेफिनेशन लिहायला लागेल। क्या डेफिनेशन है? तो एसी जनरेटर इज अ डिवाइस which convert mechanical energy into alternating current। क्या तुम्ही असं सांगू शकता की एसी जनरेटर इज अ डिवाइस which produces alternating current, इसके नाम से पता चलता है। एंड डीसी जनरेटर इज अ डिवाइस which produces direct current। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट किंवा सेकंड डिफरेंस काय सांगणार? सेकंड डिफरेंस क्या होगा? तो सेकंड डिफरेंस में आप ये भी लिख सकते हो कि एसी जनरेटर से जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, सॉरी डिफरेंट डायरेक्शन या चेंजेस डायरेक्शन। द करंट प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर चेंजेस डायरेक्शन। इधर लिखोगे आप do not change। The current that is produced by DC generator do not change direction, it is in the same direction। सेकंड पॉइंट हो गया। अभी तीसरा पॉइंट, जर तुम्हाला एसी जनरेटरचा डायग्राम आणि डीसी जनरेटरचा डायग्राम चांगल्या प्रकारे माहिती असेल किंवा त्याचं दोघांचं कंस्ट्रक्शन जर तुम्हाला आठवत असेल तर एसी जनरेटर जो असतो याच्यामध्ये 2 रिंग असतात। यू कैन सी द फिगर ऑन पेज नंबर 67। जो फिगर आपको दिख रहा है फिगर 4.20, याच्यामध्ये तो जो एक्सेल असतो त्याच्यावरती 2 रिंग तुम्हाला दिसत आहे। तो इसका अगला पॉइंट होगा एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स, जबकि डीसी जनरेटर होता है इस पे एक ही रिंग होता है एंड दैट इज स्प्लिट रिंग। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो जनरेटर है एसी जनरेटर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स व्हिच आर फिक्स्ड ऑन द एक्सेल एंड डीसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 1 स्प्लिट रिंग। एकच रिंग असते
त्याला दोन भागांमध्ये डिवाइड केलेलं असतं. दॅट इज वन स्प्लिट रिंग इज प्रेझेंट. इथे दोन रिंग असतात, इथे एकच रिंग असते. ठीक है. पुढचा डिफरेंस काय सांगते? अगला डिफरेंस आपको ऐसे बताते आएगा, जब एसी जनरेटर वर्क करता है तो उसकी जो कॉइल होती है, कॉइल का एक एंड एक रिंग के कांटेक्ट में होता है और दूसरा रिंग दूसरे रिंग के कांटेक्ट में होता है. द फ्री एंड्स ऑफ द कॉइल दे आर इन कांटेक्ट विथ द टू रिंग्स कंटिन्यूअसली, ऑफ कोर्स वाया द कार्बन ब्रश. पण या ठिकाणी डीसी जनरेटर मध्ये कॉइलचे जे फ्री एंड्स असतात they are not in contact with one ring continuously. जब वो एक्सल घूमता है, so after each half rotation the free ends of the coil changes their contact with the split ring. या ठिकाणी स्प्लिट रिंग सोबत होणारे कॉन्टैक्ट चेंज होते रहतात, लेकिन यहाँ पर जो रिंग के साथ कॉइल के फ्री एंड का कॉन्टैक्ट होगा वो चेंज होता नहीं है. कंटिन्यूअसली एक एंड एका रिंगच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो, दुसरा एंड दुसऱ्या रिंगच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो. सो हियर द कॉन्टॅक्ट ऑफ द फ्री एंड्स ऑफ द कॉइल विथ द रिंग्स डू नॉट चेंज. पण इथे तुम्हाला सांगता येईल द कॉन्टॅक्ट ऑफ फ्री एंड्स ऑफ द कॉइल चेंजेस आफ्टर एव्हरी हाफ रोटेशन. अशा प्रकारे चार डिफरेंसेस आणि चार डिफरेंसेस आपल्याला सांगता येतील. अगर आप चाहो तो इसका डायग्राम भी यहाँ निकाल सकते हो, इसका डायग्राम भी यहाँ निकाल सकते हो. पण डायग्राम काढल्यानंतर तुमचा भरपूर वेळ जाऊ शकतो. त्याच्यामुळे हे चार पॉइंट जर आपण लिहिले तर आपल्याला डिफरन्शिएट किंवा क्वेश्चन नंबर 4 चा आंसर आपल्याला लिहायचा आहे. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर. अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5. आता प्रश्न आहे कि which device is used to produce electricity? Describe with a neat diagram. खाली तुम्हाला चार डिव्हाइसेसचे नाव दिलेले आहेत. इलेक्ट्रिक मोटर, गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर दैट इज डीसी जनरेटर एंड वोल्टमीटर. तो इन चारों में से कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक जनरेटर दैट इज डीसी जनरेटर. याचा आंसर आहे डीसी जनरेटर. आणि या डीसी जनरेटरला तुम्हाला नीट डायग्राम काढून त्याचं वर्किंग आणि कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब करायचं आहे. अब इसका डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दिया है. कुठे है डायग्राम याचा? तो इसका डायग्राम आपको मिलेगा पेज नंबर 61 पर. क्वेश्चन नंबर 11 सी मध्ये जी डायग्राम आहे दिस वन. सो दैट इज द डायग्राम ऑफ डीसी जनरेटर. तो डायग्राम निकाल के आपको इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग डिस्क्राइब करना है. दैट विल बी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. पुढचा प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 6. How does the short circuit form? What is its effects? शॉर्ट सर्किट काय आहे आणि त्याचे काय इफेक्ट्स आहेत? हा सुद्धा टॉपिक आपला लेसन डिस्कस करताना झालेला आहे. दोन टॉपिक आपण डिस्कस केले होते, शॉर्ट सर्किट अँड ओव्हरलोडिंग. इथे तुम्हाला विचारलेलं आहे शॉर्ट सर्किट बद्दल. व्हॉट इज शॉर्ट सर्किट? काय आहे ते, कशा प्रकारे घडते आणि त्याचे इफेक्ट्स काय आहेत? अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे? ठीक है, ये ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या होमवर्क मध्ये याचा आन्सर सुद्धा लिहिलेला आहे. याचे इफेक्ट काय आहेत? तो शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूसेस स्पार्क. जिथे शॉर्ट सर्किट होते त्या ठिकाणी लाईव्ह वायर, कॉन्टॅक्ट वायर दे कम इन कॉन्टॅक्ट आणि कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यामुळे त्या ठिकाणी खूप जास्त करंट फ्लो होतो. ज्यादा करंट फ्लो होने से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है आणि स्पार्क प्रोड्यूस होतो. स्पार्क प्रोड्यूस झाल्यामुळे अगर आसपास कोई कंबस्टिबल मटेरियल है, आसपास अगर कोई ऐसा मटेरियल रखा है जो इजीली फायर कैच कर सकता है, तर त्या ठिकाणी फायर हा एक ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. सो दैट इज इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट. नेक्स्ट, आता पुढचा आहे क्वेश्चन नंबर 7. गिव सायंटिफिक रिझन्स. याचा आन्सर मी तुम्हाला सांगतो आहे, नीट ऐकून घ्या. गिव रीजन्स, सायंटिफिक रीजन्स आपको देना है. या ठिकाणी 4 सब क्वेश्चंस आहेत. त्यातला पहिला सब क्वेश्चन आहे की टंगस्टन मेटल इज यूज्ड
a solenoid type coil in an electric bulb. जो इलेक्ट्रिक बल्ब असतो त्याच्यामध्ये जी कॉईल असते ती कॉईल तयार करण्यासाठी टंगस्टन मेटलचा वापर केला जातो. इसका रीजन क्या है? Why tungsten metal is used? तो सबसे पहले आपको इसमें यह लिखना पड़ेगा कि बल्ब के अंदर जो कॉईल होता है, कॉईल की दो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. पहला रिक्वायरमेंट, दैट कॉईल या जिस मेटल का वो कॉईल बना होगा, दैट मेटल शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. पहिली रिक्वायरमेंट आहे की त्या मेटलचं मेल्टिंग पॉइंट जे आहे ते खूप जास्त असायला पाहिजे, वो टंगस्टन का होता है. और दूसरा रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी हैविंग हाई रेजिस्टन्स किंवा त्याची रेजिस्टिव्हिटी ही जास्त असायला पाहिजे. तर टंगस्टन या मेटलला हाय मेल्टिंग पॉइंट आहे, प्लस टंगस्टन या मेटलला हाय रेजिस्टिव्हिटी आहे, आणि या दोन प्रॉपर्टीमुळेच that tungsten metal is used in making the coil that is used in electric bulb. ज्यादा melting point होने से या ज्यादा resistance होने से it gets heated to high temperature. When current passes through it, it gets heated to high temperature, and that helps to produce, to emit brighter light या large amount of light. तो इसका main answer है कि tungsten is having high melting point and tungsten is having high resistivity or high resistance. So when current passes through tungsten, it do not melt, it gets heated to high temperature without melting and emits more light. This is given. Now second division, question number 7, sub question B. In the electric equipment producing heat, this example electric iron hai, electric heater, boiler, toaster. An alloy such as nichrome is used, not pure metals. जो heat producing devices है, इलेक्ट्रिक बॉयलर असेल, इलेक्ट्रिक हीटर असेल, इलेक्ट्रिक टोस्टर असेल, याच्यामध्ये जी कॉईल वापरली जाते, that coil is made up of an alloy named nichrome. निक्रोम नाम का एलॉय कॉइल को बनाने में यूज होता है, नॉट मेटल. किसी मेटल का यूज नहीं करते. ऐसा कारण क्या है? गिव रीजन आपको देना है कि व्हाई निक्रोम इज यूज्ड, नॉट एनी अदर मेटल. तो अगर मेटल का यूज किया, हीटिंग डिवाइस आहे, त्याच्यामध्ये जर आपण करंट पास केलं तो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, that gets heated to high temperature. अगर आपने मेटल का यूज किया या मेटल की कॉइल अगर यूज की, उसमें से करंट पास किया, वो भी ज्यादा टेम्परेचर पे हीट होगा. पण मेटल हीट झाल्यानंतर इसका होगा ऑक्सीडेशन. मेटल हीट होने के बाद उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और उसका ऑक्साइड बन सकता है. सो इन केस ऑफ मेटल, when heated to high temperature, oxidation reaction may take place and oxide of the metal may be formed. अशा प्रकारचं ऑक्सिडेशन निक्रोमच्या केसमध्ये होणार नाही. निक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकेल एंड क्रोमियम. या दोन मेटल से मिक्सचर है. तो निक्रोम को अगर आपने यूज किया, उसको करंट पास करने के बाद अगर ज्यादा टेम्परेचर तक हीट किया, तर निक्रोम मध्ये अशा प्रकारचं ऑक्सिडेशन होणार नाही. ही पहिली प्रॉपर्टी आपल्याला निक्रोमची सांगता येईल. दूसरी बात, निक्रोम का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है. निक्रोम possess more resistivity, higher resistivity than pure metals. प्योर मेटल पेक्षा निक्रोमची रेजिस्टिविटी खूप जास्त आहे. इसीलिए अगर आपने निक्रोम का यूज किया, उसमें से करंट पास किया, तो ज्यादा रेजिस्टिविटी होने से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है. इसमें कम हीट प्रोड्यूस होगा क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी मेटल का कम होता है. तर हे दोन पॉइंट याच्या आन्सरमध्ये तुम्हाला सांगायला लागतील की मेटलचा वापर का करत नाही, निक्रोमचा वापर का केला जातो. तर दोन प्रॉपर्टी सांगायची. मेटल का हीट करने पे ऑक्सीडेशन हो सकता है, निक्रोम का हीट करने पे ऑक्सीडेशन नहीं होता. दूसरा, निक्रोम इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, तो ये ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकता है करंट पास करने पर. मेटल का रेजिस्टिविटी लो होता है, तो
करंट पास करने पे मेटल कम हीट प्रोड्यूस करेगा, कम हीट एनर्जी जनरेट करेगा। दैट्स व्हाई जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक बॉयलर, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे, इनमें निक्रोम का कॉइल यूज होता है, प्योर मेटल का यूज नहीं होता। दिस इज सब क्वेश्चन बी। नाउ सब क्वेश्चन सी, गिव रीजंस। क्वेश्चन नंबर 7 मध्ये तीसरा सब क्वेश्चन सी आहे कि फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर आपको कैरी करना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाना है, तो जो वायर होता है दैट इज ट्रांसमिशन लाइन। फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्युमिनियम वायर इज यूज्ड। इलेक्ट्रिसिटी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रांसफर करण्यासाठी या तो कॉपर का यूज किया जाता या फिर एल्युमिनियम के वायर का यूज होता है। व्हाई नॉट वायर्स ऑफ एनी अदर मेटल? कॉपर किंवा एल्युमिनियम यांचाच वापर का केला जातो? इलेक्ट्रिसिटीला कॅरी करण्यासाठी, इलेक्ट्रिसिटीला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रांसफर करण्यासाठी। तो इसमें 2 पॉइंट आपको लिखना है। पहला पॉइंट, कॉपर एंड एल्युमिनियम दे आर गुड कंडक्टर्स। ये दोनों भी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। दे कैन वेरी इजीली, वेरी नाइसली दे कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट्स। त्यांच्यामधून इलेक्ट्रिक करंट हा इजीली, फ्लुएंटली जाऊ शकतो, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स। किंवा आपल्याला सांगता येईल यांची कंडक्टिव्हिटी खूप आहे। देयर कंडक्टिव्हिटी इज व्हेरी हाय किंवा रेजिस्टिविटी लो आहे। इनका रेजिस्टिविटी लो होता है किंवा इनका कंडक्टिविटी हाई होता है। दैट्स व्हाई दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी कोणत्या मेटल मधून किंवा कोणत्या वायर मधून चांगल्या प्रकारे जाऊ शकते, इलेक्ट्रिक करंट इझिली जाऊ शकतो, याचं रिक्वायरमेंट आहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ज्या वायर मध्ये किंवा ज्या मेटल मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ची संख्या खूप जास्त असेल, त्याच्यामधून इलेक्ट्रिक करंट हा इजीली जातो, इलेक्ट्रिक एनर्जी आसानी से जाती है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना पड़ेगा कि कॉपर, एल्युमिनियम बोथ कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। या दोघांमध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ची संख्या खूप जास्त आहे, and that's why they can very easily carry electric current. And because of these two properties, mostly copper or aluminium, these metal wires are used to transfer energy, electricity from one place to another place. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सी का आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट सब क्वेश्चन डी। प्रश्न ऐसा है कि इन प्रैक्टिस द यूनिट किलोवाट आवर is used for the measurement of electrical energy rather than joule. प्रश्न काय आहे ते नीट प्रकारे समजून घ्या आधी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आता एनर्जी आहे त्याचं एसआय युनिट आहे जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आहे तो इसका मेजरमेंट जूल में होना चाहिए, पर तसं नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना यूज हुआ, कितना आपने सप्लाई किया, दैट इज यूज्ड इन किलोवाट आवर। हेच विचारलेलं आहे व्हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर, नॉट इन जूल्स। जूल, आता हे दोन्ही युनिट आहेत एनर्जीचे, पण इलेक्ट्रिकल एनर्जीला किलोवाट आवर मध्ये मेजर करतात, जूल मध्ये नाही। इसका रीजन आपको बताना है। तो इसका रीजन आपको ऐसे बताना पड़ेगा, जूल एंड किलोवाट आवर बोथ आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, पण जूल इज अ स्मॉल यूनिट एंड ये जो है किलोवाट आवर, इट इज अ लार्जर यूनिट।
अब पहला पॉइंट, जूल इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि किलोवाट आवर इज अ लार्जर युनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आता आपल्या घरामध्ये म्हणा किंवा कुठेही आपण जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करतो इसका काफी ज्यादा यूज होता है. खूप जास्त यूज झाल्यामुळे त्या इलेक्ट्रिकल एनर्जीला जूल मध्ये एक्सप्रेस करणे सोपं राहत नाही, कन्व्हिनियंट राहत नाही. दूसरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि टू मेजर और टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल इज नॉट कन्वीनियंट. ये सोईस्कर है, ये सुविधाजनक नहीं है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल में मेजर करना कन्वीनियंट नहीं है, कारण ती स्मॉल यूनिट है. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर आपने किलोवाट आवर में मेजर किया तो ये कन्वीनियंट होगा. It is convenient to measure or to express electrical energy in kilowatt hour rather than in joules. ये दो पॉइंट बहुत सांगा लगते. पहला पॉइंट आपको ये बताना है कि जूल इज अ स्मॉलर यूनिट एंड किलोवाट आवर इज अ लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दूसरा पॉइंट कैसे बनेगा कि टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल, उसको लिखना, उसको एक्सप्रेस करना जूल में कन्वीनियंट नहीं है. इसी को अगर आपने किलोवाट आवर में एक्सप्रेस किया, लिखा, तो आपको आसान जाएगा, कन्वीनियंट जाएगा. लिहिताना जूल मध्ये खूप मोठा नंबर येतो. इस टाइप का नंबर आहे. जर तुम्हाला जूल मध्ये लिहायचा आहे तर अशा प्रकारचा खूप मोठा नंबर येणार आहे, काफी बड़ा नंबर आहे. इसी को अगर आपको किलोवाट आवर में एक्सप्लेन करना है, लिखना है, तो छोटा नंबर आपको लिखना पड़ेगा. तो हे एग्जांपल नहीं है तो तरी चालेल, विदाउट एग्जांपल भी आपको ऐसे इसका ड्यू रीजन देते आएगा. जूल स्मॉलर यूनिट, किलोवाट आवर लार्जर यूनिट. टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल इज नॉट कन्वीनियंट एंड टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर इज कन्वीनियंट, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर, नॉट इन जूल. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7. गिव रीजन. तो क्वेश्चन नंबर 7 आहे, त्याचं एक्सप्लेनेशन झालं. ये सारे आंसर्स आपको लिखने हैं. हे सगळे आंसर्स तुम्हाला नीट व्यवस्थित पॉइंट्स मध्ये तुमच्या नोटबुक मध्ये, तुमच्या कॉपी मध्ये लिहायचे आहेत. ते तुमचं होमवर्क राहणारच आहे. अभी क्वेश्चन नंबर 8. Which of the statements given below correctly describes the magnetic field near a long straight current carrying conductor? ऐसा लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से करंट पास किया तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है. देखिए प्रश्न असं विचारलेला आहे की मला 4 ऑप्शंस दिलेले हैं. इन चारों ऑप्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसका डिस्क्रिप्शन दिया है. तो कौन सा डिस्क्रिप्शन करेक्ट है ये आपको टिक करना है, ये आपको सिलेक्ट करना है. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन. आणि ते ऑप्शन कसं आहे, द मॅग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ द वायर एज अ सेंटर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू कंडक्टर. ये अपन डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर में से अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है. वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कसं ते राहते, तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ वायर एज सेंटर. हा वायर सेंटर असतो आणि अशा प्रकारचे सर्कल्स असतात. and they are in a plane perpendicular to conductor. तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी. Now question number 9. What is a solenoid? Compare the magnetic field produced by a solenoid with the magnetic field of a bar magnet. Draw neat figure and name various components. पहा याच्यामध्ये 3 भाग आहेत. पहला पार्ट है what is a solenoid. इसका आंसर ऑलरेडी आपने होमवर्क में लिखा है.
दूसरा पार्ट है, जब आप सोलेनॉइड में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है. सोलेनॉइडच्या केसमध्ये तयार झालेलं मॅग्नेटिक फील्ड आणि जो बार मॅग्नेट असतो त्याच्यामुळे तयार होणारं मॅग्नेटिक फील्ड, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को आपको कंपेयर करना है. ये कंपैरिजन पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे की सोलेनॉइडचं मॅग्नेटिक फील्ड आणि बार मॅग्नेटचं मॅग्नेटिक फील्ड एक्झॅक्टली सारखं राहते. ये आपको लिखना है. ड्रॉ नीट फिगर्स एंड नेम वेरियस पार्ट्स. इसका डायग्राम भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया है. सोलेनॉइड में से करंट जाएगा तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो डायग्राम आपको निकालना है और उसका प्रॉपर लेबलिंग करना है. उसके कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स हैं इनके नाम लिखना है. क्वेश्चन नंबर 10. आता क्वेश्चन नंबर 10 मध्ये दोन डायग्राम तुम्हाला दिलेले आहेत, फिगर ए एंड फिगर बी. क्वेश्चन 10 ए, क्वेश्चन 10 बी. डायग्राम तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. दोन फिगर्स तुम्हाला, दोन पिक्चर्स तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. प्रश्न असा विचारलेला आहे की नेम द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम. ती डायग्राम कशाची आहे, तो डायग्राम का नाम आपको लिखना है कि डायग्राम क्या किस बात की है, प्लस उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना है. तो पहली जो डायग्राम है, डायग्राम ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. पहली जी डायग्राम है, डायग्राम फिगर ए, ती कशाची आहे, तो पहला ए फिगर होगा. ए फिगर है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का. और दूसरा जो फिगर है फिगर बी, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये होगा फिगर के नाम. ये झाले ते फिगरचे नाव. नेम द फिगरचा प्रश्न आहे. सो ए फिगर इज ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड बी फिगर इज ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. मग आता हे कंसेप्ट जे आहे ते तुम्हाला सांगायचे आहे. ये हमने फिगर को आइडेंटिफाई किया कि कौन सा फिगर किस बात का है. अब ये कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है. दोन्ही कंसेप्ट आपण डिस्कस करून झालेले आहेत. फ्लेमिंग पुन्हा एकदा सांगतो की फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल आणि फ्लेमिंग्स राइट हँड रूल. सगळ्यात आधी सांगायचं की हे कन्सेप्ट कशासाठी आपण वापरतो. तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हँड रूल है, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और फ्लेमिंग का जो राइट हँड रूल है, इट इज यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंटचं डायरेक्शन कोणतं असेल ते याने ठरते और फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा ये इससे डिसाइड होता है. तो दोन्ही रूल्स तुम्हाला डिटेल मध्ये त्यांचा स्टेटमेंट तुम्हाला लिहायचा आहे. पता है आपको, अगर राइट हैंड रूल है तो ऐसे आएगा, लेफ्ट हैंड रूल है तो ऐसे आएगा. त्यांच्या फिंगर आपल्या त्या हाताच्या फिंगर्स स्ट्रेच करायचे आहेत सो दॅट दे आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर. आणि मग डिटेल्स लिहायचे आहेत की कोणतं फिंगर काय इंडिकेट करणार आहे. तो ऑलरेडी ये आंसर हमारा हो चुका है. व्हिडिओ लेक्चर मध्ये पण आहे, टेक्स्ट बुक मध्ये पण आहे. दोन्ही रूल्स तुम्हाला त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करायचे आहे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. इसका आंसर ऐसे होगा. अभी क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 पुन्हा या ठिकाणी तुम्हाला तीन फिगर्स आहेत, फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी. आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन देयर यूज. फिगर किस बात का है, किस डिवाइस का है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका यूज डिस्क्राइब करना है. तो पहला फिगर, फिगर ए. क्वेश्चन नंबर 11, इसमें का फिगर ए, देन फिगर बी, देन फिगर सी. तो फिगर ए जी है, दैट इज ऑफ फ्यूज या इलेक्ट्रिक फ्यूज. पहला फिगर इलेक्ट्रिक फ्यूज का है, ये हो गया आइडेंटिफिकेशन. फिर आपको यूज करना है इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, कैसे ये काम करता है, कहाँ इसका यूज होता है. सेकंड फिगर जी है, दैट इज ऑफ एमसीबी.
हा फ्यूजचा एक प्रकार है एमसीबी। दूसरा फिगर एमसीबी का है। पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, आणि मग हे कशा प्रकारे काम करते, काय त्याचे युजेस आहेत ते लिहायचं आहे। तीसरा जो फिगर है, थर्ड फिगर, दैट इज फिगर सी, दैट इज ऑफ डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। तीसरी जी डायग्राम आहे ती आहे इलेक्ट्रिक जनरेटर, पण कोणता, डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसका फिगर आपको दिया है, इसका यूज आपको एक्सप्लेन करना है। इथे कंस्ट्रक्शन आणि वर्किंग यूज करायचं नाही, एक्सप्लेन करायचं नाही तुम्हाला, फक्त याचे यूज सांगायचे आहे, इनके यूजेस आपको बताना है। पहला फिगर इलेक्ट्रिक फ्यूज का है, इसके यूजेस बताओ। सेकंड फिगर एमसीबी सा है, याचे यूजेस सांगा। थर्ड फिगर डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर का है, इसके यूजेस आपको बताना है। सो दैट विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एंड दैट क्वेश्चन इज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तर हा जो प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 12, ज्याच्यामध्ये आपल्याला मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स डिस्कस करायचे आहेत, तो आपण पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार आहोत। एकूण त्या ठिकाणी तुम्हाला 4 प्रॉब्लम्स दिलेले आहेत। इन चारों प्रॉब्लम्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उनके आंसर्स आपको यहाँ लिखवा दूंगा, फिर आपको वीडियो पॉज करके कॉपी में वो लिखते हैं, ठीक है। तर पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आज आपण या लेसनचा एक्सरसाइज डिस्कस केलेला आहे। या सगळ्या एक्सरसाइजचे क्वेश्चन आन्सर्स तुम्हाला तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहायचे आहेत, ते तुमचं होमवर्क असेल। सो राइट इट नीटली एंड कीप ऑन रीडिंग एंड लर्निंग इट। इस पे आपका नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है, तो इसको बार बार पढ़ते रहो, कीप ऑन लर्निंग इट। थैंक यू।